हेलो एवरीवन। आज हम लोग 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल सब्जेक्ट से संबंधित एक टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। यह जो टेस्ट सीरीज है वो पूरी तरह 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई हैं? तो देखिए, बिहार में टोटल लोकसभा की 40 सीटें हैं और इस 40 सीटें में 6 सीट ऐसे हैं जो कि अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व की गई हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बिहार में एक भी सीटें रिजर्व नहीं की गई हैं। दूसरा प्रश्न है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए, जो राज्यों में जो अध्यादेश है वह राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह है आर्टिकल 213 अर्थात अनुच्छेद 213 में राज्यों में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी की जाने की चर्चा की गई है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में यह चर्चा की गई है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। लेकिन अन्य जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए हुए हैं जैसे आर्टिकल 156, यदि आर्टिकल 156 की बात करें तो इसमें राज्यपाल की पदावधि की बात करता है कि ये जो राज्यपाल है उनका कार्यकाल कितना होगा। इसके अलावा जो अनुच्छेद 157 है वह राज्यपाल से संबंधित राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यता की चर्चा करता है और इसके अलावा जो 158 नंबर आर्टिकल है वह राज्यपाल पद के लिए शर्तें एवं अन्य विशेष उन्मुक्तियों की बात करता है। तो प्रश्न कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 156। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो देखिए, जो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन है वह 1968 ईस्वी में लागू किया गया था। ये बीपीएससी द्वारा पूर्व में पूछा भी जा चुका है अपनी प्रारंभिक परीक्षाओं में। और जो जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के जो गवर्नर थे उनका नाम था नित्यानंद कानूनगो। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, बिहार में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। नेक्स्ट 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 ईस्वी में 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 ईस्वी में केंद्र सरकार यानी कि संसद द्वारा किया गया था तो उसमें मैथिली के साथ साथ 3 अन्य भी भाषाएं थे जिन्हें कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जिसमें एक था बोडो भाषा। बोडो के अतिरिक्त जो दूसरी भाषा थी और डोंगरी भाषा थी और जो तीसरी भाषा थी और मैथिली भाषा थी और इसके अतिरिक्त जो चौथी भाषा थी उस भाषा का नाम था संथाली। तो 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 ईस्वी में संसद द्वारा किया गया था जिसमें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को शामिल किया गया जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा शामिल थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में कितने प्रतिशत परिवारों की 6,000 या उससे कम मासिक आय है? तो लगभग 34% ऐसे बिहार में परिवार हैं जिनकी मासिक आय जो है वह 6,000 रुपये से कम है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी रेखा यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जो वर्ष 2024 ईस्वी में जारी की गई, इस रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, जो बिहार है उसका भारत में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग ने हाल ही में एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया जिसमें बिहार 22वें स्थान पर रहा है। तो बताइए कि बिहार में जिलों की श्रेणी में कौन सा जिला सबसे आगे है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बेगूसराय। बिहार में जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस एक्सपोर्ट में सर्वाधिक जो
स्थान है वह बेगूसराय का है, यानी कि पहला स्थान है बेगूसराय। तो प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 9वां नंबर, हाँ अब एक और महत्वपूर्ण बात हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि भारत के स्तर पर जो बिहार का एक्सपोर्ट में योगदान है वह है मात्र और मात्र 0.52% ही बिहार इंडिया के एक्सपोर्ट में योगदान कर रहा है। लेकिन बिहार में सर्वाधिक जो योगदान कर रहा है उस जिला का नाम है बेगूसराय। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया है, इसका पूरा नाम क्या है। देखिए इस प्रश्न का हम लोग इंग्लिश संस्करण देखते हैं, उससे स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि नीतीश डिवाइस जो लॉन्च किया गया है उसका पूरा नाम क्या है। यदि हम लोग नीतीश डिवाइस की बात करें तो इसका पूरा नाम है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। यदि हिंदी संस्करण की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नवीन पहल तकनीकी हस्तक्षेप। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में बर्ड फेस्टिवल कलरव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो बिहार में बर्ड फेस्टिवल जिसका नाम दिया गया है कलरव, उसका आयोजन जमुई जिला में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर। अब सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि बिहार में बर्ड महोत्सव पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कब किया गया, सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि इसका आयोजन कब किया गया, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10 से 12 फरवरी 2024 ईस्वी को कलरव का आयोजन बिहार के जमुई जिले में किया गया। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है। ध्यान दीजिएगा यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार की पॉलिटिक्स से संबंधित है। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है जबकि वास्तविक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो देखिए यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वह माननीय राज्यपाल होते हैं और जो वास्तविक प्रमुख है वह मुख्यमंत्री होता है। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। अब दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात हम लोग करते हैं। कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष विधानमंडल का विघटन करता है। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि विधानमंडल का विघटन है वह विधानसभा अध्यक्ष नहीं बल्कि विधानमंडल का विघटन माननीय राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न कह रहा है कि कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि न तो पहला नंबर स्टेटमेंट सही है और न ही दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। पहला, बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। पहला नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह थे। देखिए बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह नहीं बल्कि जो बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे उनका नाम था महामाया प्रसाद सिन्हा। तो दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। तीसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न में प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में विधायिका का विकास से संबंधित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं यानी कि गलत है। पहला नंबर जो स्टेटमेंट कह रहा है कि बंगाल से अलग होकर संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा प्रांत बनने के उपरांत वर्ष 1912 में बिहार विधान परिषद की स्थापना की गई। तो देखिए बिहार विधान परिषद की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1920 में बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के लिए गवर्नर के पद का सृजन किया गया। बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट है भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता वर्ष 1935 में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। यानी कि जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है वह कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्ष 1935 में ही बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। तो तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वर्ष 1935 नहीं बल्कि वर्ष 1937 ईस्वी में बिहार में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है। तो प्रश्न कर रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 3 नंबर जो स्टेटमेंट है वे सही नहीं है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन स्टेटमेंट सही है। पहला,
बिहार में प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन करने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए यह 5,000 नहीं बल्कि 7,000 की जनसंख्या पर बिहार में ग्राम पंचायतों का गठन करने का प्रावधान किया गया है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि 2500 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है। दूसरा नंबर भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 2500 नहीं बल्कि प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर बिहार में एक पंचायत समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद के सदस्य का प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। तो देखिए यदि तीसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करें तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं वो प्रायः प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद के सदस्य होते हैं। तो इस कारण तीसरा नंबर भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उपरोक्त तीनों नंबर जो स्टेटमेंट है वे गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न कह रहा है 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नगरीय निकाय के पार्षद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता नहीं होनी चाहिए। पहला नंबर ऑप्शन है वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर कह रहा है कि 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि एक नगर निकाय का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह मात्र 21 वर्ष है। तो दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी योग्यता नहीं होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। तो अनुच्छेद 154 में यह वर्णित किया गया है कि राज्य की जो समस्त कार्यपालिका होगी वह राज्यपाल में निहित होगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए यह जो 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कौन सही है। पहला नंबर स्टेटमेंट है बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान गया में स्थित है, बिल्कुल सही। गया के बोध गया में स्थित है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि गया के किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है, तो बोध गया में की गई है। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बिहटा में अवस्थित है, बिल्कुल सही। दूसरा बिहार का प्रथम भारतीय सूचना औद्योगिक संस्थान भागलपुर में स्थित है, यह भी सही है। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम भारतीय नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। तो देखिए यह जो चौथा नंबर स्टेटमेंट है वह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि भारत में पहली बार जनहित याचिका वर्ष 1975 ईस्वी में हुसैन नारा खातून बनाम बिहार सरकार द्वारा जारी की गई थी। तो पहला नंबर स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वर्ष 1975 ईस्वी नहीं बल्कि वर्ष 1979 यानी कि 1979 ईस्वी में भारत में पहली बार जनहित याचिका दायर की गई थी। तो पहला नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा जनहित याचिका की जननी पुष्पा कपिला हिगोरानी को जाना जाता है। तो देखिए यह जो दूसरा नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस PN भागवती के ऐतिहासिक फैसले के तहत बिहार सहित एक साथ देश के 40,000 कैदियों को रिहा करा दिया, यह भी सही है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सही नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल एक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जैन धर्म में त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया है जिसे 3 जौहर भी कहा गया है। त्रिरत्न के सिद्धांत में सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास शामिल है। इन तीनों में सर्वाधिक महत्व किस सिद्धांत को दिया गया है। तो इन तीनों में जो सर्वाधिक महत्व है वह सम्यक कर्म को दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यदि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वर्ष 1944 यानी कि 1944 ईस्वी में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे राम दयालु सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे बाबू के उपनाम से संबोधित किया जाता है। तो जो बाबू उपनाम है वह कुंवर सिंह का उपनाम है बाबू, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यदि अन्य तीनों विकल्प की बात करें, श्री कृष्ण सिंह की बात करते हैं तो देखिए यह जो श्री कृष्ण सिंह का उपनाम है इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, अर्थात श्री कृष्ण सिंह को
जो उपनाम है वह बिहार केसरी है। इसके अलावा अनुग्रह नारायण सिंह की बात करें तो अनुग्रह नारायण सिंह का जो उपनाम है वह बिहार विभूति है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनुग्रह नारायण सिंह का उपनाम बिहार विभूति है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण का जो उपनाम है वह लोकनायक है। आप सारे लोग इस नाम से परिचित होंगे। जयप्रकाश नारायण का उपनाम है लोकनायक। तो प्रश्न करें कि बाबू निम्न में से किन का उपनाम है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कुंवर सिंह। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन सही है। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि नागालैंड विधानसभा पर नेवा प्लेटफॉर्म यानी कि पेपरलेस मोड पर आने वाला देश का पहला सदन बन गया है। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बिहार विधान परिषद नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला देश का पहला विधान परिषद बन गया है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 में सबसे कम उम्र की महिला मुखिया कौन बनी है। तो सबसे कम उम्र की जो महिला मुखिया बनी है वे हैं अनुष्का। और यदि इनका क्षेत्र की बात करें तो जो अनुष्का है वह कुशहर पंचायत की नेतृत्व प्रदान करती है, कुशहर पंचायत के नेतृत्व करती है, मुखिया है अनुष्का। और ये जो कुशहर पंचायत है वह शिवहर जिला में अवस्थित है। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए कि बिहार के शिवहर जिले के कुशहर पंचायत की जो वर्तमान समय की जो मुखिया है अनुष्का, वह सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है बिहार में। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न कह रहा है मौर्य कला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यदि मौर्य कला की बात करते हैं तो पहला नंबर स्टेटमेंट है कि फाहियान ने मौर्यकालीन राजा प्रसाद को देव निर्मित महल बताया है। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि मौर्यकालीन स्तंभ जो होते थे वे चमकदार पॉलिश युक्त एवं ऊपर से नीचे की तरफ पतला होते गए हैं। तो देखिए दूसरा नंबर स्टेटमेंट में दो सेक्शन है, जिसका पहला नंबर जो सेगमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा नंबर जो सेगमेंट है कि ऊपर से नीचे की तरफ पतला होते गए हैं, दूसरा नंबर सेगमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ पतला होते गए हैं। यदि मौर्यकालीन स्तंभ की बात करें तो जो मौर्यकालीन स्तंभ है मुख्यतः इस प्रकार के मौर्यकालीन स्तंभ होते थे जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए पतला होते जाते हैं। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है पटना उच्च न्यायालय के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से जो ऑप्शन है वे गलत है। पहला कि इसकी स्थापना 2 फरवरी 1916 को किया गया। तो देखिए यदि पटना उच्च न्यायालय की हम लोग बात करते हैं तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 यानी कि 1916 ईस्वी को किया गया था। तो पहला नंबर ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर एडवर्ड जेम्स चैम्पर्स चमिचार थे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय वर्ष 1948 ईस्वी तक बिहार एवं उड़ीसा दोनों प्रांतों के लिए कार्य किया, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि केवल और केवल पहला नंबर जो विकल्प है वही गलत है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए जो 26 नंबर प्रश्न है उसमें एक तरफ पंचायतों से संबंधित विभिन्न प्रावधान दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उन प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद को दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि जो उपरोक्त में एक तरफ जो प्रावधान और अनुच्छेद हैं उनमें से कौन सही सुमेलित है। पहला नंबर विकल्प है पंचायतों का गठन। यदि पंचायतों का गठन की बात करें तो 243 बी के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है पंचायतों की अवधि 243 जी। देखिए 243 जी नहीं बल्कि 243 ई में पंचायतों की अवधि का प्रावधान किया गया, तो दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। तीसरा नंबर विकल्प कह रहा है पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 के, बिल्कुल सही है। चौथा नंबर विकल्प कह रहा है पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व 243 जे नहीं बल्कि 243 जी में पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न कह रहा है कि कौन सही सुमेलित है, तो 1 और 3 नंबर जो विकल्प है सही सुमेलित है अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में लोकसभा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही है। पहला नंबर स्टेटमेंट है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। पहला नंबर प्रश्न पर ही मैंने इसे बताया था। दूसरा कह रहा है कि बिहार में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए 8 सीटें आरक्षित की गई, तो 8 सीटें नहीं बल्कि 6 सीटें आरक्षित की गई हैं, तो दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। तीसरा नंबर विकल्प कह रहा है कि
कि बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं, तो तीसरा नंबर विकल्प भी गलत हो गया, क्योंकि बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 0 सीटें आरक्षित की गई हैं। लेकिन यदि विधानसभा की बात की जाती कि विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं, तो बिल्कुल सही होता। तो इस प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न करा कि कौन सा कथन सही है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि केवल पहला नंबर जो विकल्प है वही सही है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में ग्राम पंचायत से संबंधित निम्नलिखित बातों पर विचार करें। पहला, बिहार में ग्राम पंचायत के अंतर्गत मुख्यतः 6 विभाग हैं, तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि ग्राम पंचायतों की विधायिका ग्राम कचहरी को माना जाता है, तो देखिए ग्राम पंचायतों की विधायिका जो है वह ग्राम कचहरी नहीं बल्कि ग्राम सभा को ग्राम पंचायतों की विधायिका माना जाता है। और ग्राम कचहरी को यदि सपोज पूछ लेता प्रश्न कि ग्राम कचहरी को पंचायती विभाग का किस रूप में जाना जाता है, तो जो ग्राम कचहरी है वह पंचायती विभाग का न्यायपालिका के रूप में कार्य करता है, और ग्राम कचहरी का जो प्रमुख होता है वह सरपंच कहलाता है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ग्राम कचहरी के पास न्यूनतम रूप से फौजदारी एवं दीवानी मामलों से संबंधित निर्णय करने का अधिकार होता है, तो तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। अब प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न कह रहा है कि कौन सही नहीं है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में सोनपुर रेल मंडल का गठन किस वर्ष किया गया। तो बिहार में जो सोनपुर रेल मंडल है उसका गठन 1951 ईस्वी में किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है जो कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित विषयों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से कथन प्रश्न कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के संबंध में विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है। पहला नंबर जो विकल्प है वह कह रहा है कि अप्रैल 2006 में लागू हुए इस अधिनियम के तहत बिहार में पहली बार पंचायत का चुनाव कराया गया, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम के अनुसार बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान किया गया, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि महिलाओं को इसमें 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में ग्राम पंचायत के गठन हेतु कितनी जनसंख्या का प्रावधान है। तो देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि बिहार में प्रत्येक 7000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के कौन कौन से जिले झारखंड राज्य की सीमा से लगते हैं। यदि बिहार के उन जिलों की बात करें जो झारखंड राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो बिहार के टोटल 8 जिले ऐसे हैं जो कि झारखंड राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं, जिनमें रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए यह जो बिहार में धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वह विकल्प के अनुसार जमुई जिले में पाई जाती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन प्रभावित करता है। यदि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है मकर रेखा से दूरी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र से संबंधित विषयों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है। पहला, 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी जोन जिसमें 1040 से लेकर 1450 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, तो पहला नंबर जो विकल्प है गलत है। दूसरा नंबर विकल्प कह रहा है कि 5 जिले उत्तर पूर्वी जोन जिसमें 1200 से लेकर 1700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर कह रहा है कि 11 जिले वाला दक्षिणी जोन जिसमें कि 990 से लेकर 1240 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। तो देखिए तीसरा नंबर विकल्प भी गलत है। अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं, एक मिनट, हाँ प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो दूसरा और तीसरा नंबर जो विकल्प है सही नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है।
तो देखिए पहला नंबर जो विकल्प कह रहा है कि बिहार में मानसून पूर्वी भाग में 8 जून तथा पश्चिमी भाग में 10 जून को प्रवेश करती है। पहला नंबर जो विकल्प है बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिहार में जो मानसून है संभवतः 15 जून के आसपास प्रवेश करती है, तो पहला नंबर ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बिहार में मानसून का आगमन सबसे पहले किशनगंज जिला में होता है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। पहला नंबर विकल्प है राज्य में सबसे अधिक ठंड मध्य जनवरी से लेकर फरवरी के मध्य तक पड़ती है। देखिए पहला नंबर विकल्प ही है वह गलत हो गया, क्योंकि जो राज्य में सर्वाधिक ठंड है वह दिसंबर से जनवरी महीने में पड़ती है, तो पहला नंबर विकल्प गलत हो गया। अब प्रश्न करें कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरे तरफ उस नदी का उद्गम क्षेत्र दिया हुआ है। तो पहला नंबर जो विकल्प दिया हुआ है उसमें पहला नंबर विकल्प में है गंगा नदी, तो गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है गंडक, यदि गंडक नदी की हम लोग बात करें तो गंडक नदी मामचायुंग हिमनद से नहीं, बल्कि जो यह जो गंडक नदी है वह अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। तो हाँ, गंडक नदी अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है, तो बी नंबर जो विकल्प है गलत हो गया। और अजय नदी जो है वह जमुई जिले के बटपाड़ क्षेत्र से निकलती है, और फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बिल्कुल सही है। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है छऊ नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला नंबर जो विकल्प दिया हुआ है कि यह मुख्य रूप से पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह युद्ध से संबंधित नृत्य है, यह भी सही है। तीसरा, इस नृत्य में जो नर्तकी होते हैं वे मुखौटों का उपयोग करते हैं, यह भी सही है। और चौथा, यह महाराष्ट्र, गुजरात एवं बिहार के आदिवासी समाजों में पाया जाता है। तो देखिए यह जो चौथा नंबर विकल्प है गलत हो गया, क्योंकि यह मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल, इसके अलावा झारखंड, वेस्ट बंगाल झारखंड के अलावा बिहार, इन तीनों राज्यों में यह जो छऊ नृत्य है इसका आयोजन किया जाता है। तो चौथा नंबर जो विकल्प है गलत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार के शहरीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 2011 में बिहार के शहरीकरण की दर 10.3% थी, बिल्कुल गलत। बिहार में वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार शहरीकरण की जो दर थी वह 11.3% थी, तो पहला नंबर ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि 2021 में बिहार में शहरीकरण की दर 15.8% थी। तो देखिए 2021 में बिहार में शहरीकरण की दर 15%, 8 नहीं बल्कि 15.3% थी, तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि 2022 में बिहार में शहरीकरण की दर 16.2% थी, बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि 2023 में बिहार में शहरीकरण की दर 17.6% थी, गलत, 17.1% थी। तो अब प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन कथन सत्य है, तो सिर्फ और सिर्फ तीसरा नंबर जो विकल्प है सत्य है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार बजट 2024-25 के संबंध में सत्य कथन पर चयन करें। पहला नंबर विकल्प दिया हुआ है कि बिहार में नीतीश नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,425 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। तो देखिए पहला नंबर जो विकल्प है वह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि 28 फरवरी 2024 को मौजूदा वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। तो दूसरा नंबर जो विकल्प है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा नहीं बल्कि उस समय वित्त मंत्री थे सम्राट चौधरी। तो दूसरा नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया, और सम्राट चौधरी वर्तमान समय में बिहार में उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ओनली 1। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है लोहा सिंह नामक प्रसिद्ध नाटक के रचनाकार बिहार के कौन से साहित्यकार हैं। तो देखिए यह जो लोहा सिंह नामक प्रसिद्ध नाटक है इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है रामेश्वर सिंह कश्यप, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो जो राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन है वर्ष 2019 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है
बिहार बजट 2024-25 में शिक्षा यानी कि एजुकेशन के लिए कितने रुपए आवंटित किया गया है? तो शिक्षा विभाग को वर्ष 2024-25 का बिहार बजट में मुख्यतः 52,639.03 करोड़ रुपए आवंटित की गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही? तो जो जीएसडीपी है उसकी वर्ष 2022-23 ईस्वी में वृद्धि दर जो है वो 10.64% रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं बिहार कौन सी मिट्टी दलहन के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? यानी कि प्रश्न कह रहा है कि बिहार में कौन सी जो मिट्टी है वह दलहन के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो यह जो मिट्टी है वह टाल मिट्टी है बिहार में, जो कि दलहन के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है। पहला नंबर विकल्प दिया हुआ है भीम बांध अभयारण्य मुंगेर, बिल्कुल सही है। दूसरा है राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा, यदि राजगीर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा बिल्कुल सही है। तीसरा है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया, यह भी सही है। नेक्स्ट है सलीम अली पक्षी अभयारण्य दरभंगा, यह जो सलीम अली पक्षी अभयारण्य है वह दरभंगा नहीं बल्कि वैशाली जिला में अवस्थित है। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा बेमेल यानी कि सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर प्रश्न कह रहे हैं बिहार में उपजाए जाने वाले मोटे अनाजों में रागी का महत्वपूर्ण स्थान है, निम्न में से बिहार के किस जिले में रागी का उत्पादन नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहे हैं कि रागी का उत्पादन किस जिले में नहीं होता है? तो बिहार के कैमूर जिला एकमात्र ऐसा जिले है जिसमें कि रागी का उत्पादन नहीं होता है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कितने जिलों की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता औसत से ऊपर है? तो बिहार में ऐसे 2 जिले हैं जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता औसत से ऊपर है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला जिला है वह है रोहतास, यदि रोहतास की साक्षरता दर की हम लोग बात करें तो वह है 73.37%, और यदि दूसरे जिले की हम लोग बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता सबसे कम है? यदि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की बात करें, सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिला की बात करें, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सहरसा जिले में जो नहीं, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पूर्णिया जिले की यदि महिला साक्षरता सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया जिले की है जो कि 52.49% है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो जो महिला साक्षरता दर की यदि बात करें कि महिला साक्षरता दर सबसे कम किस जिले में है, तो सहरसा में महिला साक्षरता दर सबसे कम है जो कि मात्र 42.73% है। यदि पूर्णिया की हम लोग बात करें तो पूर्णिया जिले की साक्षरता दर ही बिहार में सबसे कम है जो कि मात्र 52.49% लोग ही पूर्णिया जिले में साक्षर हैं। तो प्रश्न के अनुसार आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर प्रश्न कह रहा, हाँ एक और बात, यदि सपोज प्रश्न पूछ लेता कि किस जिले की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिले की है, यदि सर्वाधिक पूछ लेता तो इस प्रश्न का आंसर हो जाता मुंगेर, और मुंगेर की जो महिला साक्षरता दर है वह 65.53%। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए विधान परिषद की संरचना और विघटन का जो दायित्व है वह संसद द्वारा किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। लेकिन संसद के साथ साथ इसके लिए एक अति आवश्यक है कि अब विधानसभा द्वारा यह प्रस्ताव को पारित किया जाना चाहिए, यानी कि इस प्रश्न का हम लोग ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा, तो बिल्कुल सही उत्तर सुमेलित हो रहा है। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। अब देखिए चूंकि जब आप लोग बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि आप लोग को बिहार लोक सेवा आयोग के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की अवश्य जानकारी होनी चाहिए। तो प्रश्न कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन से कथन सत्य है। पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है
कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, बिहार लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे राजेंद्र धारी सिन्हा थे, ये भी सही है। तीसरा, बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री परमार रवि मनु भाई रहे हैं, यह भी सही है। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बिहार में अब तक कुल 9 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो देखिए पहला नंबर जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर विकल्प कह रहा है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जून 1968 को लागू किया गया था, तो दूसरा नंबर जो विकल्प है यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूसरा नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है 1968 ईस्वी में ही लागू किया गया था। तीसरा नंबर विकल्प कह रहा है बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2003 में लागू हुआ, बिल्कुल गलत, बल्कि वर्ष 2005 ईस्वी में बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो पहला नंबर और तीसरा नंबर जो विकल्प है वह गलत है। अब प्रश्न के अनुसार यदि आंसर को सिलेक्ट करें तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नंबर विकल्प दिया हुआ है कि बिहार कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। यदि बिहार की हम लोग बात करें तो बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही। दूसरा, गया कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित जिला है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि बिहार में पूरब से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वह 483 किलोमीटर है, यह भी सही है। और नेक्स्ट है सोन नदी दक्षिणी बिहार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो देखिए चौथा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार के क्षेत्रफल के अनुसार 5 बड़े जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है। यदि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार के 5 सबसे बड़े जिले की बात करें तो पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास और मधुबनी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भगवान शिव को समर्पित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से जो मंदिर हैं वे सूर्य भगवान को समर्पित नहीं है। तो यदि इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो जो अंबिका मंदिर है सूर्य भगवान को समर्पित नहीं है, और अंबिका जो मंदिर है बिहार के छपरा जिले में अवस्थित है, जो कि मुख्य रूप से माँ अम्बे को समर्पित है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। पहला नंबर स्टेटमेंट है बिहार का राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार है। तो यदि पहला नंबर स्टेटमेंट की बात करें बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट है कि इस गीत की रचना शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया ने किया। तो दूसरा नंबर जो विकल्प है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मेरे भारत के कंठहार नामक जो बिहार की राज्य गीत हैं उसके यदि रचनाकार की हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से सत्यानारायण और सत्यानारायण के अतिरिक्त M.R. चिश्ती, ये 2 ऐसे हैं जो कि बिहार के राजगीत के रचनाकार हैं। तो जो दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। तीसरा नंबर विकल्प कह रहा है कि 22 मार्च 2012 को आधिकारिक तौर पर इस गीत को राजगीत के रूप में अपनाया गया। तीसरा नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न कह रहा है कि कौन से कथन सत्य है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है केटी शाह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें एवं कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर विकल्प है ये बिहार से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, सही। दूसरा, इन्होंने भारत को राज्यों का संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, दूसरा गलत है। दूसरा नंबर जो विकल्प है वह भी सही है। तीसरा नंबर कह रहा है कि ये एक नाटककार थे जिनका जन्म भागलपुर में हुआ था। तो तीसरा नंबर जो विकल्प है वह बिल्कुल गलत है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न कह रहा है पादरी की हवेली के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला, इसका वास्तविक नाम पादरी की हवेली था, जो कि पटना सिटी में सबसे पुराना प्रसिद्ध गिरजाघर है। पहला नंबर जो विकल्प है वह बिल्कुल गलत है। दूसरा नंबर कह रहा है इसे बनाने का कार्य फादर जोसेफ ने किया, दूसरा नंबर विकल्प भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि मदर टेरेसा ने यही नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है
कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं, यानी कि कौन से कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर कौन से कथन गलत है। तो ऊपर में जो तीनों कथन दिए हुए हैं वो तीनों ही कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कोई भी कथन गलत नहीं है। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार के राग के संदर्भ में दिए गए सम्मेलनों में कौन गलत है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो लगनी है वह भोजपुर में विवाह के अवसर पर गीत लगनी राग में गाया जाता है या सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए जो 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन से कथन सत्य है। पहला, उच्च न्यायालय के संदर्भ में संविधान में व्यवस्था अनुच्छेद 214 के तहत की गई है। तो उच्च न्यायालय के संदर्भ में संविधान में व्यवस्था अनुच्छेद 214 के तहत की गई है, तो यह जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि 1972 में पटना उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना रांची में किया गया। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह सत्य है। प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है। एक मिनट, पहला नंबर जो विकल्प कह रहा है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में संविधान में व्यवस्था मुख्य रूप से अनुच्छेद 214 के तहत की गई है, और जो दूसरा नंबर विकल्प कह रहा है कि 1972 में पटना उच्च न्यायालय की एक बेंच की स्थापना रांची में किया गया। तो देखिए जो दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सत्य है। प्रश्न कह रहा है कि कौन से कथन सही है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों ही जो कथन है वे सत्य है। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न की बात करें तो 62 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है। पहला, बिहार में सर्वाधिक अबरख का उत्पादन करने वाला जिला नालंदा है। पहला बिल्कुल सही। दूसरा, भारत में सबसे उच्च कोटि का चूना पत्थर रोहतास और कैमूर जिले के कैमूर के पठार में पाया जाता है। दूसरा नंबर भी सही है। तीसरा, कि बिहार के एकमात्र रोहतास जिले में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। तो देखिए यह जो तीसरा नंबर विकल्प है वह गलत है, क्योंकि यूरेनियम के भंडार रोहतास नहीं बल्कि गया जिले में पाए गए हैं। तो तीसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। प्रश्न करा कौन सा कथन सत्य है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है, डोलोमाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है। तो यह जो डोलोमाइट है वह बिहार के मुख्य रूप से रोहतास जिले में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई है। जो कन्या उत्थान योजना है वह बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2018 ईस्वी में प्रारंभ की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार में होने वाली वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर विकल्प कह रहा है कि बिहार में वर्षा का वितरण असमान है, जो कि वर्षा असमान होने का मुख्य कारण उच्चावच में भिन्नता एवं समुद्र से बढ़ती दूरी है। बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि पूर्वोत्तर बिहार एवं तराई के प्रदेश में बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि कौन सा कथन जो है वह गलत है। पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कि 1917 में गांधी जी के पहली बार पटना आगमन के दौरान पटना रेलवे स्टेशन का नाम बांकीपुर रेलवे स्टेशन था। बिल्कुल सही। दूसरा, 1918 ईस्वी में बांकीपुर लॉन यानी कि पटना लॉन में हुई गांधी जी की रैली के बाद इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया। तो जो दूसरा नंबर विकल्प है वह गलत है। प्रश्न कर रहा है कि कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक या लोक नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है। तो देखिए यदि वैसे लोक नृत्य की बात करें जो कि बिहार से संबंधित नहीं है, तो इन विकल्प के अनुसार जो तमाशा नामक लोक नृत्य है वह बिहार से संबंधित नहीं है, यह बल्कि जो तमाशा है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में तमाशा नामक लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथन किसके संदर्भ में सही है। पहला, इसके अंतर्गत बिहुला बिसहरी की दंत कथाओं का चरित्र चित्रण होता है जो कि मुख्यतः भागलपुर में से प्रारंभ हुई थी। यह किस चित्रकला शैली के बारे में बताता है। तो यह जो चित्रकला शैली है वह मंजूषा चित्रकला शैली से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बिहार में आयोजित होने वाले मेलाओं के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला, सौराठ मेला
मधुबनी जिले के सौराठ गांव में आयोजित इस मेले का आयोजित की जाती है जिसका संबंध मुख्य रूप से विवाह से है। तो जो पहला नंबर विकल्प है वह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बौंसी मेला भगवान विष्णु के पूजन हेतु बांका जिले में मंदार पर्वत के नीचे आयोजित की जाती है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि बौंसी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, यह भी सही है। प्रश्न कह रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर प्रश्न है, हिंदी बिहार की प्रथम राजभाषा है, उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई? तो उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में 1989 में मान्यता दी गई, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी नहीं है? यानी कि प्रश्न कह रहा है कि कौन सी जो ऐसी मिट्टी है विकल्प में वो दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। तो जो खादर मिट्टी है वह दक्षिणी बिहारी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर कह रहा है कि बिहार में साल के वृक्ष मुख्यतः बिहार के निम्न में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो देखिए यह जो साल वृक्ष है वह बिहार के मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। बिहार में तंबाकू की खेती मुख्यतः किस नदी घाटी में किया जाता है? तो देखिए यह जो तंबाकू की खेती है वह मुख्य रूप से गंडक नदी क्षेत्र में किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोसी नदी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें एवं कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। पहला, कोसी का उद्गम नेपाल के गोसाईनाथ धाम से होता है। तो जो कोसी नदी है इसका उद्गम नेपाल के गोसाईनाथ धाम से होता है, सही है। दूसरा, यह 7 धाराओं से मिलकर बनी है, यह भी सही है। तीसरा, इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है, यह भी सही है। और चौथा कि इसका वास्तविक नाम कौशिकी है, यह भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4 चारों जो ऊपर में विकल्प दिए हुए हैं वही चारों विकल्प सत्य हैं। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के निम्न में से किस जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर नहीं है? तो यदि सिंचाई के प्रमुख साधन नहर की बात करें तो किशनगंज जिला ऐसा एक जिला है जिसमें कि सिंचाई का प्रमुख साधन नहर नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर, उसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न प्रकार के खनिज दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उस खनिज से संबंधित जिला दिया हुआ है। यदि हम लोग पेट्रोलियम की बात करें तो देखिए यह जो बिहार में जो पेट्रोलियम है वो ये मुख्य रूप से किशनगंज जिला में मिलता है, अर्थात ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है सॉप स्टोन, तो जो सॉप स्टोन है मुंगेर जिला में मिलता है, अर्थात बी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है अग्निसह मिट्टी, यदि अग्निसह मिट्टी की बात करें तो बिहार के भागलपुर जिले में मिलती है, अर्थात सी का हो जाएगा 4। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट यानी कि यूरेनियम का बचा तो यूरेनियम का हो जाएगा 2, अर्थात गया। तो इसके आधार पर जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है वह ऑप्शन नंबर सी 3142। 78 नंबर प्रश्न बिहार विधानसभा यानी कि बिहार का पॉलिटी से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला नंबर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष नंद किशोर यादव की राजनीतिक यात्रा 1978 ईस्वी में शुरू हुई, बिल्कुल सही। दूसरा, विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष नंद किशोर यादव पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक चुने गए हैं, यह भी सही है। प्रश्न कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार की प्रमुख नहरों एवं उनके उद्भव संबंधित जिलों में कौन सा जोड़ा बेमेल सुमेलित है? पहला नंबर विकल्प कह रहा है कि पश्चिमी सोन नहर औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। तो देखिए पहला नंबर जो विकल्प ही है वह गलत हो गया, क्योंकि यदि पश्चिमी सोन नहर की बात करें तो औरंगाबाद नहीं बल्कि पश्चिमी जो सोन नहर है वह बिहार के रोहतास जिले में अवस्थित है। तो पहला नंबर गलत हो गया। अब चूंकि प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जोड़ा बेमेल यानी कि सुमेलित नहीं है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसके अलावा जो 3 विकल्प दिए हुए वे सभी सुमेलित हैं। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार की सिंचाई परियोजनाओं एवं उनसे लाभान्वित जिलों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सोन नहर लखीसराय, पहला नंबर विकल्प है सोन लखीसराय, गलत है। मूसाखंड सिंचाई योजना गया, यह भी गलत है। गंडक योजना समस्तीपुर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बटुआ जलाशय पूर्णिया, यह भी गलत है, क्योंकि यदि बदुआ जलाशय की बात करें तो पूर्णिया नहीं बल्कि भागलपुर एवं
बटुआ जलाशय से लाभान्वित जो जिले हैं वह भागलपुर एवं बांका जिला है, और इसके अलावा मूसाखंड सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला है वह कैमूर है, गया नहीं बल्कि कैमूर जिला है। और इसके अलावा यदि सोन नहर की बात करें तो सोन नहर से रोहतास के साथ साथ औरंगाबाद, रोहतास प्लस औरंगाबाद, ये दो जिले ऐसे हैं जो कि सोन नहर से लाभान्वित होते हैं। अब चूंकि प्रश्न करा कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गंडक योजना से एकमात्र जिला जो लाभान्वित होता है वह है समस्तीपुर। 81 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए उपरोक्त में से कौन से जो कथन है वे सत्य हैं। पहला नंबर विकल्प कह रहा है कि बिहार के उत्तरी भाग में पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं जिनमें पत्थर की कुल्हाड़ी के फल, चाकू और खुरपी शामिल है। पहला नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है चिरांद और चेचर से नव पाषाण काल के साथ साथ ताम्र पाषाण कालीन औजारें भी देखने को मिली हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा बक्सर एवं चिरांद से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण भी बिहार में मिले हैं, यह भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस स्रोत के अनुसार विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने सरस्वती नदी के तट से आगे की ओर बढ़कर सदा नीरा नदी को पार किया था, तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस स्रोत के अनुसार कीकट एक अपवित्र देश है जबकि गया एक पवित्र देश है, तो इसका वर्णन है बराह पुराण में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बज्जी संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। पहला, गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में स्थित बज्जी संघ के संभवतः 8 सदस्य थे, तो पहला नंबर जो विकल्प है सही है। दूसरा, बज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज था, यह भी सही है। तीसरा, लिच्छवी राज के शासक एक क्षत्रिय थे, बिल्कुल सही। और चौथा, कौटिल्य ने लिच्छवी राज का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है, यह भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन से कथन उपरोक्त में सही है। पहला नंबर विकल्प कह रहा है बज्जी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था, तो पहला नंबर विकल्प है वह बिल्कुल सही है। दूसरा, राजाओं की सभा प्रशासन देखती थी जिसमें 7,707 सदस्य थे तथा आपस में विचार विमर्श के बाद निर्णय लेते थे। दूसरा नंबर विकल्प की बात करें तो दूसरा नंबर विकल्प भी सही है। तीसरा नंबर कह रहा है राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी जबकि कार्यकारिणी महासमिति के समान थी, यह भी सही है। चौथा, बज्जी संघ के प्रधान चेटक की पुत्री का विवाह मगध नरेश अजात शत्रु के साथ हुआ था, यह भी सही है। तो प्रश्न करा कि कौन से कथन सत्य हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से क्या सही सुमेलित नहीं है। पहला नंबर विकल्प है बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पहला बिल्कुल सही। दूसरा, बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक, यह भी सही है। तीसरा, बुद्ध के सारथी का नाम नंदी, तो देखिए तीसरा नंबर जो विकल्प है वह गलत है। नेक्स्ट है बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, यह भी सही है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है हाँ एक बात और, बुद्ध के सारथी का नाम नंदी नहीं बल्कि बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बुद्ध की जन्मस्थली का विशद विवरण अशोक के किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, तो इसका वर्णन ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात रुमंदेई अभिलेख से बुद्ध की जन्मस्थली का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस बौद्ध संगीति में सभा की कार्रवाई को पाली के स्थान संस्कृत भाषा में संचालित किया गया तथा त्रिपिटक पर प्रामाणिक भाष्य विभाष शास्त्र की रचना हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चतुर्थ बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हुन शासक मिहिर कुल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके किस शासक को बंगाल तक खदेड़ दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नरसिंह गुप्त बालादित्य को। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न कह रहा है तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा निम्न में से कहाँ मिलती है, तो जो तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा है वह यदि इस प्रश्न का हाँ देखिए तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मुख्य रूप से मुंगेर ताम्रपत्र से देखने को मिलती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तिब्बती यात्री धर्माबमीन ने कर्नाट शासकों के राज तिरहुत पर किस तुर्क सेनापति के असफल अभियान की चर्चा की,
तो यदि तिब्बती यात्री धर्मावलंबन की हम लोग यदि चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से तुगरिल तुगन की असफल अभियानों की चर्चा करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गया प्रशस्ति के अनुसार बलबन के शासन काल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था। तो गया प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? यदि गया प्रशस्ति की बात करें तो जो गया प्रशस्ति है वह बनराज से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के किस प्रशासक को सुल्तान उस सर्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ख्वाजा जहां को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर विकल्प दिया हुआ है पालों के पतन के बाद बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ जिनमें चेरो राज्य प्रमुख था, सही है। दूसरा धुधिलिया नामक चेरो सरदार का मुख्यालय बिहिया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चेरो के चौथे राज्य जिसका मुख्यालय देव मार्केंडे था का राजा फूलचंद ने ही जगदीशपुर मेले को प्रारंभ किया था, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शेर शाह के प्रशासन एवं स्थापत्य के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वह सही नहीं यानी कि गलत है। पहला नंबर विकल्प कह रहा है शेर शाह ने राजस्व प्रणाली का एक नया रूप विकसित किया जो कि कालांतर में उत्तरी भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में जब्ती प्रणाली के नाम से लागू हुआ, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराकर बिहार की राजधानी के रूप में स्थापित करने का उल्लेख तारीख फिरोजशाही में मिलता है। देखिए यह जो दूसरा नंबर विकल्प है वह बिल्कुल गलत है। तीसरा नंबर कह रहा है कि सुलेमान करारानी को शेर शाह ने बिहार का मुख्ता नियुक्त किया, बिल्कुल सही। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार एवं बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, पहला नंबर विकल्प सही है। दूसरा कह रहा है सुजाउद्दीन ने बिहार क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अलीवर्दी खां को नवाब या नायब नाजिम नियुक्त किया, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन की मृत्यु के उपरांत अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन के वंशजों को पराजित किया, यह भी सही है। प्रश्न कर कौन सा कथन सत्य है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। यदि विकल्प की बात करें तो विकल्प दिया हुआ दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सिर्फ मुंगेर ही एकमात्र ऐसा जिला था बिहार में जो कि 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्लासी युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ने मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया, तो बताइए कि मीरन किसका पुत्र था। तो यह जो मीरन है वह मीर जाफर का पुत्र था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है खुला सतून तवारीख नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए यह जो खुला सतून तवारीख है इस पुस्तक के लेखक है कल्याण सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। और 100वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में मराठा आक्रमण की निगरानी के लिए निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था। तो बिहार में मराठा आक्रमण की निगरानी के लिए मुख्य रूप से कॉलोनल स्मिथ को नियुक्त किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।